नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। छठ महापर्व की शुभकामनाओं के साथ हम बात शुरू करते हैं बिहार की और बात करते हैं उपचुनाव की। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज, तरारी। और देखिए इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में तेजस्वी यादव की जीत हार क्यों महत्वपूर्ण है 2025 के लिहाज से। देखिए ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें से 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, जहां इंडिया ब्लॉक का कब्जा है। तरारी में माले है और बेलागंज और रामगढ़ में आरजेडी की जीत हुई थी 2020 में। और इमामगंज में 2020 में हम पार्टी ने जीत हासिल की थी जीतन राम मांझी। तो देखिए सभी के सभी सांसद हो गए, यहाँ के जीते हुए विधायक, और अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो यह उपचुनाव तेजस्वी यादव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती देने में सबसे आगे वे ही रहते हैं और बिहार में सबसे बड़े दल के नेता हैं राजद के। लेकिन यह चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट क्यों है रे भाई? तो देखिए बेलागंज और रामगढ़ तो उन्हें किसी न किसी रूप में जीतना ही, और यदि गड़बड़ हुए तो फिर इसके संकेतक क्या होंगे। देखिए इमामगंज में जीत जाए बहुत अच्छी बात, हार जाएंगे तब कह देंगे यह सीट तो हमारी थी ही नहीं। तरारी माले की सीट है। लेकिन बेलागंज बेलागंज का जो कॉम्बिनेशन है वो ये कहता है कि यदि वहां यादव और मुसलमान एक हो गए तो फिर किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और ये डेडली कॉम्बिनेशन ही 1990 से इस सीट को लालू यादव के कब्जे में रखे हुए हैं, सुरेंद्र यादव प्रतिनिधि के रूप में। तो इस बार देखिए त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री हुई है और वहां उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव राजद की ओर से, मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी रॉकी यादव की मां जेडीयू की ओर से। तो नीतीश कुमार ने लोहे को लोहे से काटने की कोशिश की है, मतलब यादव वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश करती है। दोनों ही दबंग हैं और इस दोनों के बीच में प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को, पहले प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, बाद में मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बना दिया। तो अब देखिए जब बेलागंज की हम बात करते हैं तो यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि वहां नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। तीनों उम्मीदवार नंबर 1 होने का दावा कर रहे हैं और सभी परेशान हैं। देखिए दो, तीसरा का तो नया वोट बैंक बनना है प्रशांत किशोर का, लेकिन एनडीए और आरजेडी इस बात को लेकर परेशान है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। लेकिन जेडीयू वाले कहते हैं कि चूंकि हमने मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया है इसलिए यादव जो आरजेडी का आधार मत है उसमें हम सेंधमारी कर पा रहे हैं। और बेलागंज में वक्फ बोर्ड का मसला भी गुंज रहा है और बेलागंज में जो गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे और उनका जो भाषण, फायरब्रांड नेता हैं ही, वह भी गली गली में शोर मचाए। तो बेलागंज जहां नंबर 1, 2, 3 स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तेजस्वी यादव की चुनौती इसलिए है कि यदि जीत लिए तब तो ठीक, और नहीं जीते तो क्या यादव और मुसलमान एक नहीं रहेंगे बिहार में, उनमें विभाजन होगा? यह बड़ा सवाल। और यह सवाल तो पैदा हुआ लोकसभा चुनाव के दरमियान ही, जब पूर्णिया में पप्पू यादव जीत गए और रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में शंकर सिंह जीत गए। सिवान में हिना साहब भले चुनाव हार गई लेकिन मुसलमानों का मत उन्हें ही मिला। फिर देखिए हम बात करना चाहते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ की सीट भी जगदानंद सिंह कभी चुनाव वहां हारे नहीं। हाँ, उनके बेटे सुधाकर सिंह जब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आए तो जगदानंद सिंह ने ही हरवा दिया।
लेकिन 2020 में फिर से जीत गए, 200 मतों के अंतर से जीते। और देखिए क्यों 200 मतों के अंतर से जीते, क्योंकि यादवों ने मत नहीं दिया था, यादवों ने मत दे दिया था अंबिका यादव। फिर कमोबेश वही स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यहां चतुष्कोणीय लड़ाई है। जगदानंद सिंह के तीसरे बेटे अजीत सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक सिंह, बसपा से सतीश यादव एलियस पिंटू यादव और जनसुराज से सुशील कुशवाहा। तो यहां भी तेजस्वी यादव की परीक्षा होनी है। देखिए राजपूत राजपूत मतों का विभाजन हो रहा है, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह और भाजपा के उम्मीदवार अशोक सिंह के बीच में। लेकिन यादव, यदि यादव आरजेडी के खूंटे से बंधे हुए हैं तो 2020 में भी सुधाकर सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीते थे। वो तो कहिए सर्टिफिकेट लेकर निकल गए थे, नहीं तो लाउड स्पीकर पे अनाउंस होने लगा था कहां है कुछ गड़बड़ रह गया है। तो यह स्थिति यह है कि यदि खूंटे में बंधे नहीं रहे यादव तो फिर यहां क्या होगा रामगढ़ में कोई नहीं जानता है। कई तरीके की चर्चाएं जारी है। तो रामगढ़ और बेलागंज, इसे हम आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जीत हार के मायने क्या हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए, चुनौतियां क्या है, संभावनाएं क्या है और भविष्य के संकेतक क्या है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, लोकसभा चुनाव के समय जो स्थितियां दिखी थी बिहार में कास्ट की पॉलिटिक्स को लेकर के जो एक तस्वीर निकली, उस तस्वीर की रोशनी में हम लोगों को इस चुनाव को और खासतौर से इन दो सीटों को देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में ये कई जगह देखने को मिला और हम लोगों ने चर्चा भी की उसकी, कि जहां जिस जाति के उम्मीदवार थे उनके प्रति उस जाति का रुझान दिखा। जातियों के बंधन ढीले हुए, पूरी तरह से टूट गए हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जातियों के बंधन ढीले हुए और ये जो माना जा रहा था कि अमुक जाति अमुक पार्टी के खूंटे से बंधी हुई है, वो धारणा टूटी। जातियों ने अपनी पार्टी का खूंटा जहां उनको बंधुआ माना जाता था उसको छोड़ करके वोट दिया। ये कई जगह कई सीटों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भूमिहारों के ट्रेंड में दिखा, भागलपुर में, महाराजगंज में, वैशाली में भूमिहारों ने बीजेपी मतलब एनडीए को छोड़ करके वोट दिया और वो दूसरे तरफ गए, वो इंडिया ब्लॉक के साथ गए। ये हम लोगों ने कई सीटों पर, जो जिसमें जहानाबाद की सीट भी है, वहां से लेकर के काराकाट, औरंगाबाद, सब जगह कुशवाहा मतों में देखा कि कुशवाहा जो जाति से बंधे हुए थे, माना जा रहा था कि जेडीयू बीजेपी के खूंटे से बंधे हुए, उन्होंने भी खूंटा तोड़ दिया। और यादव मतों में भी हम लोगों ने देखा, चाहे उजियारपुर की बात हो, चाहे दरभंगा की बात हो, हम लोगों ने कई जगह ये मधेपुरा की बात हो, हम पूर्णिया की बात हो, हम लोगों ने ये सब जगह देखा कि यादव भी आरजेडी का खूंटा छोड़ करके दूसरी तरफ गया, कुशवाहा दूसरी तरफ गए खूंटा छोड़ करके, जहां उनकी जाति के उम्मीदवार थे। तो इससे एक ट्रेंड निकला लोकसभा चुनाव में, हम लोगों ने उस ट्रेंड को देखा। अब 4 सीटें हैं बाई इलेक्शन की, इन 4 सीटों पर भी हम लोगों को इस ट्रेंड के नजरिए से कि ये जो प्रवृत्ति उभरी है लोकसभा में, वो प्रवृत्ति कितनी अस्थायी है या उसको और आगे दोहराया जाता है या नहीं दोहराया जाता है, इस नजरिए से हम लोग देख रहे हैं बेलागंज और रामगढ़ दोनों जगह पर। तो अगर जो ट्रेंड हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में, अभी भी इस बार भी ये ट्रेंड इन दोनों सीटों पर दिख रहा है। रामगढ़ में भी दिख रहा है और बेलागंज में भी दिख रहा है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती आई हुई है कि वो अपने यादव और मुस्लिम वोट आधार को कैसे बचाते हैं, किस तरह से उसको, चूंकि ये इसके बाद फिर कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा, अब इसके बाद कोई सीट खाली भी होगी तो वहां चुनाव नहीं कराएगा चुनाव आयोग, अब सीधे विधानसभा का ही चुनाव होगा। तो ये उसको मानिए कि विधानसभा चुनाव के पहले एक उसका रिहर्सल है। 4 सीटों पर एक पूर्वाभ्यास हो रहा है, जिससे पता चलेगा कि 25 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। तो इसमें अगर जो ट्रेंड निकलेगा, उसी ट्रेंड की, उसी धागे को पकड़ करके बाकी पार्टियां राजनीति करेंगी, जैसे लोकसभा के ट्रेंड को पकड़ के अभी राजनीति किया जा रहा है। तो ये ट्रेंड इसलिए भी तेजस्वी यादव के सामने ये जरूरी है, ये दोनों सीटों पर चुनाव जीतना, कि अगर वो नहीं जीते तो ये मैसेज जाएगा कि उनका जो सामाजिक समीकरण है, जिस पर पिछले 35 साल से लालू यादव राजनीति कर रहे हैं, 1990 से जो उनका आधार है, उस आधार में भी सेंध लग सकती है। और एक बार जब ये मैसेज चला गया कि उस आधार वोट में आपके सेंध लग सकती है, तो फिर उसके बाद बाकी सारी पार्टियां उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगी। सारी पार्टियां जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर की भी पार्टी, अब आमने सामने का चुनाव नहीं है, आमने सामने के चुनाव में तो पोलराइजेशन का बहुत मौका रहता है,
कि यादव कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा, एमओआई समीकरण तो रहेगा ही। लेकिन जब तीसरी पार्टी आ गई है, एक तीसरी ताकत उभर गई है, तो फिर वो पुराने सारे समीकरण बदल जाते हैं, वोट करने का सारा बिहेवियर पीछे का बदल जाता है। तो इसकी वजह से तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है कि एमओआई के नहीं बिखरने का मैसेज जाए, क्योंकि इसी बिल्कुल। मैसेज, इसी धागे को पकड़ करके आगे पॉलिटिक्स होगी। और इन दोनों क्षेत्रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासतौर से बेलागंज में तो मुस्लिम यादव का और रामगढ़ में मुस्लिम का, यादव का, माफ करिएगा। तो रामगढ़ में यादव का और बेलागंज में तो यादव रामगढ़ मुस्लिम में जो फैक्टर है अजीत जी, रामगढ़ में जो फैक्टर है वो बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज इसलिए भी है कि तेजस्वी यादव कहते हैं हम ए टू जेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और देखा यह जाता है कि जहां गैर यादव उम्मीदवार होते हैं आरजेडी के, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए यादव उम्मीदवार को मुसलमान तो मत दे देते हैं लेकिन मुसलमान उम्मीदवार को यादव मत नहीं देते हैं। तो रामगढ़ में राजपूत हैं, यदि यादव उनके साथ नहीं चलते, देखिए लोकसभा चुनाव में बक्सर में यादव और राजपूत दोनों मिलकर वोट कर दिए थे सुधाकर सिंह को, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिर वही वाली बात है कि यदि यादव रहेगा तो यादव देगा, यादव नहीं रहेगा तो यादव किसी भी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में जो उम्मीदवार खड़ा होगा उनके साथ चले जाएगा। तो यह बड़ा चैलेंज तो हो गया ना। देखिए, ये बड़ी चुनौती है। चुनौती हम इसलिए कह रहे हैं इस बात को, और बड़ी चिंता की बात इसलिए है तेजस्वी यादव के सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार उस वोट पर अपना ग्रिप लूज करते जा रहे हैं। उनका बिल्कुल। ग्रिप, उनकी पकड़ उस तरह से नहीं है जैसे लालू यादव के साथ थी। लालू यादव किसी को भी खड़ा करके उसको यादव का वोट दिलवा देते थे। जी। तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, या लालू यादव के उम्र के साथ, उम्र की ढलान के साथ लालू यादव की भी यह पकड़ छूट गई है। तभी लोकसभा चुनाव में यादव का वोट लेने के लिए इंडिया ब्लॉक से 11 यादव उम्मीदवार लड़ाने पड़े थे। अगर आपको भरोसा होता तो आप अखिलेश यादव की तरह 5 उम्मीदवार लड़ाते 80 सीटों पर और वोट ले जाते 100%। लेकिन बिल्कुल। आपके साथ ऐसा नहीं है। इस बात को, इस सच्चाई को तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों समझ रहे हैं। हुँ, तभी उन्होंने हर जगह पिछली बार जहां भी संभव हुआ वहां यादव उम्मीदवार दिया कि कम से कम उन सीटों पर तो यादव का वोट मिले। हुँ, तो ये इसका मतलब है, ये तो फिर लीडरशिप की कोई पकड़ ही नहीं रह गई ना, कि जब आप यादव उम्मीदवार देकर ही यादव का वोट लीजिएगा तो ये तो हुँ, लीडरशिप का कोई चमत्कार नहीं है ना। ये तो फिर उस जी, उम्मीदवार का, उस नाम का या जाति का चमत्कार हुआ। फिर बाकी पार्टियां जहां यादव उम्मीदवार देंगी, यादव मतदाता उसके साथ जाएंगे। तो ये, अगर इस बात को, इस ट्रेंड को तोड़ना है लोकसभा में, हम लोगों ने इस पर बहुत डिटेल चर्चा की थी कि कैसे अखिलेश यादव ने जो समीकरण साधा वो तेजस्वी यादव नहीं साध पाए। तो उसको, उस धारणा को बदलने के लिए जरूरी है कि रामगढ़ में वो इंश्योर करें कि उनके राजपूत उम्मीदवार को यादव का वोट मिले, और बिल्कुल। सिर्फ यादव उम्मीदवार है इसके नाम पर यादव उसकी तरफ नहीं चले जाए। देखिए, हुँ, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है, रामगढ़ में रामगढ़। बहुत ही मजबूत है। और वो जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति एक सहानुभूति भी है लोगों की, कि भाई जी। अंबिका यादव पिछली बार 200 वोट से हार गए थे, हुँ, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में यादवों ने वोट दिया सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। तो हुँ, उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो होगी ना कि अगर ये एमपी हो जाएंगे, राजपूत हैं, इनको हम लोग वोट दे रहे हैं, ये एमपी हो जाएंगे तो ये सीट यादव के लिए खाली होगी, ये सीट यादव को मिल सकती है। यादवों बिल्कुल। को तो ये उम्मीद रही होगी, जी। लेकिन वो हुआ नहीं। हुँ, तो इसकी वजह से अंबिका यादव के प्रति जो सहानुभूति थी उसका फायदा इनको मिल जाएगा। जो सतीश यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको इसका फायदा मिल जाएगा। ये यादव हुँ, अगर उनके साथ चले जाते हैं तो इसका तय मानिए कि आरजेडी का समीकरण फिर इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि वो जिसको चाहे उसको खड़ा करके लालटेन छाप पर खड़ा करते तो यादव आंख मूंद करके उसको वोट दे। बिल्कुल, जब ये बिल्कुल। स्थिति नहीं होगी तो इसका मतलब उनकी लीडरशिप पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। ये हम लोग हुँ, अभी रामगढ़ की बात कर रहे हैं। और ये जी, रामगढ़, आपने ठीक कहा कि ये बड़ी चुनौती इसलिए हो गई है क्योंकि चतुष्कोणीय संघर्ष है। चार कोणीय संघर्ष में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी एक नया वोट है प्रशांत किशोर के साथ, वो कुशवाहा उनके उम्मीदवार हैं। तो कुशवाहा वोट, अगर सेम ट्रेंड यही होता है कि यादव का वोट यादव को अरे जाएगा। इस बीच में एक छेपक लेकर आते हैं अजीत जी। मेरे 2 सहयोगी प्रेमराज और अभिषेक 2 दिनों पहले इमामगंज गए हुए थे वहाँ का मिजाज समझने, और ये चौक-चौराहों पर चर्चा इस रूप में कर रहे थे कि प्रशांत किशोर का नाम ना लें, और बिल्कुल अज्ञात की तरह बने हुए थे। लेकिन जहां भी बातचीत ये करते वहां लोग कहते अरे कहां आप बात करें, तीसरा भी है। मतलब तीसरा विकल्प भी लोगों को मिलता दिखाई पड़ रहा है। और देखिए माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है। हमें प्रेमराज और अभिषेक बता रहे थे कि देखिए अब नेताओं को, देखिए इमामगंज बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां के लोग कह रहे थे
उस पार्टी का आदमी आता है, नेता आता है, 100 गाड़ी होता है, 50 गाड़ी होता है, क्रेन से फूलों की बारिश कराता है। और देखिए एक प्रशांत किशोर आता है, तो उसके साथ कोई जाम नहीं लगता है। बाकी नेता आते हैं तो जाम लगा देते हैं। और प्रशांत किशोर के जाने के बाद भी उनके स्वयंसेवक और पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं कि कोई जाम न लगे और लोगों को असुविधा न हो, उन्हें सहज और सुगम रास्ता आने जाने का मिलता रहे। यह नहीं कि वहां भाषण चल रहा है, वे चले गए तो सब कुछ बिल्कुल अंधेर गर्दी वाली स्थिति। तो ये माइंडसेट भी लोगों में, जीत हार क्या होगा नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव भी लोगों के सोच में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी राजनीति की शुरुआत वो कर रहे हैं, उनका यूएसपी है, इसी नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं कि हम जो अब तक पारंपरिक राजनीति होती है, जो पार्टियां करती हैं, हम उससे एक अलग राजनीति लेकर के आ रहे हैं। हम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, तो वो साफ सुथरापन हर चीज में दिखना चाहिए, उनकी राजनीति में भी, उनके भाषण में भी, उनके बिहेवियर में भी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिहेवियर में भी दिखना चाहिए कि ये लोग साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि साफ सफाई रखते हैं, वहां उनके वर्कर से इंश्योर करते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। ये इससे ये छोटी बात है, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी बातों से बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। तो ये इन छोटी बातों से ही प्रशांत किशोर अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। तो इस नाते इमामगंज में जिस तरह से चर्चा है तीसरे उम्मीदवार की, वहां तो बहुत ही चर्चा, अच्छी चर्चा है उनके उम्मीदवार अच्छी की, चर्चा है। लेकिन रामगढ़ में भी बहुत अच्छी चर्चा है उनके उम्मीदवार की। और ये जो कुशवाहा समाज है, हम जैसे अभी कह रहे थे पहले कि यादव अगर यादव को वोट कर रहा है, राजपूत अगर राजपूत को वोट कर रहा है, तो कुशवाहा क्यों नहीं कुशवाहा को वोट करेगा? उसका क्या मजबूरी है? उसकी तो कोई मजबूरी है, उसकी क्या मजबूरी है जब बाकी लोगों की मजबूरी नहीं है? तो कुशवाहा अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट करता है, और ये जो आपने बताया कि उनकी साफ सुथरी राजनीति से प्रभावित होकर के, उनकी वैकल्पिक राजनीति से प्रभावित होकर के अगर ये जो आकांक्षी लोगों का वर्ग है, जो बदलाव चाहते हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं। और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रशांत किशोर पांडे का जो फेनोमेनन है, उस पांडे फेनोमेनन से अगर ब्राह्मण वहां जुड़ते हैं, तो फिर दूसरी ही राजनीति हो जाएगी। फिर वहां दूसरी ही चीज हमको देखने को मिल जाएगी नतीजे में, चुनाव के उसमें नतीजों में। फिर तो अलग ही क्रम बनेगा, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1 2 3 कौन होगा। तो उस स्थिति में भी तेजस्वी के लिए एक चुनौती है, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि अपने राजपूत उम्मीदवार को यादव का वोट दिलवाए। वो यादव का वोट दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है उनकी आगे की राजनीति। और जैसा हमने कहा कि यादवों के मन में टीस होगी कि भाई एक सीट जब हम लोगों ने एमपी बना दिया तो ये क्यों नहीं मिली हमको। तो ये इसमें अगर वो वोट करते हैं, कास्ट के नाम पर अपनी अस्मिता की राजनीति करते हैं, वो तेजस्वी यादव को नहीं देखते हैं, पटना नहीं देखते हैं, और बक्सर अपना रामगढ़ में ही देखते रहते हैं, रामगढ़ तक ही सीमित रहते हैं, तब तो फिर वो यादव वोट कर देंगे यादव देख करके जी। और इसका एक इतना बड़ा मैसेज जाएगा आगे के चुनाव में कि हर जाति समीकरण साधेगी। फिर ये एक मिथक टूटेगा, टूटना तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार और ये टूटेगा कि यादव अपना पटना देख करके लालू यादव या तेजस्वी यादव को देख के वोट देता है, लालटेन छाप पर वो आंख मूंद के वोट देता है। ये होता है कि नहीं होता है, रामगढ़ में इसकी परीक्षा होगी, और ये नतीजों से इतर अपने आप में इसका एक बड़ा संदेश होगा बिहार के चुनाव के लिए, आगे के चुनाव के साल के विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये देखिए रामगढ़ का नतीजा। अब चलिए देखिए बेलागंज की यदि हम बात कर लें, तो बेलागंज में भी वही समस्या है कि नीतीश कुमार ने लोहा से लोहा काटने के लिए वहां भेज दिया, और दोनों ताकत में। देखिए अब मैं जब भी जेडीयू के नेताओं से बात करता हूं तो वो कहते हैं इतना प्रतिशत यादव का मत हमें मिल रहा है, और सुरेंद्र यादव को यादवों को मनाना भी पड़ रहा है। यह भी सही है कि देखिए यादवों का अधिकांश प्रतिशत मत मिलेगा सुरेंद्र यादव को ही, क्योंकि देखिए हम तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रभावी बेलागंज में सुरेंद्र यादव को मानते हैं और उनके रिश्तों को मानते हैं। लेकिन यादव मतों का डिवीजन भी बेलागंज में मुसलमानों की चिंता है आरजेडी को, और देखिए भूमिहारों की चिंता है जेडीयू को। तो ये जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खिचड़ी की तरह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परेशानी का सबब बना हुआ है कि यदि यादव मत बट गए तो फिर जो नीतीश कुमार कहते हैं और नतीजा कुछ और हो जाए कि देखिए जब मैं यादव लड़ाता हूं और लालू यादव लड़ाते हैं तो मेरा यादव चुनाव जीत जाता है। वह लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, लेकिन बेलागंज में इसकी भी परीक्षा होनी है। 34 साल से लगा था, लेकिन चुनौती तो इस बार मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है ज्ञानेश्वर जी, और रामगढ़ के मुकाबले यहाँ की स्थिति ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा जटिल है, ज्यादा उलझी हुई है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, हमको जो लग रहा है कि रामगढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है
तेजस्वी के यादव राजनीति के लिए। बिल्कुल। बेलागंज जो आपने जैसा कहा एग्जैक्टली वही स्थिति है कि बेलागंज में तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, वो सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तेजस्वी यादव या लालटेन छाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट तेजस्वी यादव का सुरेंद्र यादव का चेहरा है या सुरेंद्र यादव की राजनीति है। तो उस हार जीत से यहाँ यादव के वोट से उतनी चीजें नहीं बदलेंगी जितनी रामगढ़ में बदलेंगी। यहाँ यादव मुस्लिम के समीकरण में ज्यादा बदलाव होगा। और ये जो आपने बात कही, जो जो हमेशा नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपना यादव लड़ा करके, वो ये भी कहते थे कि हम अपना यादव लड़ा के तो हम लालू यादव को हरवा देते हैं। तो उनका यादव तो जब लालू यादव को हराता रहा है तो ये रंजन यादव ने लालू यादव को हरा दिया था 2009 में। रंजन यादव ने लालू यादव को हरा दिया, शरद यादव ने लालू यादव को हरा दिया, मधेपुरा में भी और पाटलिपुत्र में भी हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार के यादवों ने हराया लालू यादव को। तो ये विधानसभा में भी न होने लगे। ये स्थिति यहाँ इसलिए बन रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि जो 1 नंबर वोट है बेलागंज में, सबसे ज्यादा यादव वोट है, उसके बाद मुस्लिम वोट है, उसके बाद जो तीसरे नंबर का वोट है वो कुशवाहा वोट है। बिल्कुल। वो कुशवाहा पिछली बार जो यहाँ से कुशवाहा चुनाव लड़े थे, अभय सिंह कुशवाहा, वो अब एमपी हो गए हैं। तो वो तो उनको जो पिछली बार जो हार गए थे वो 13-14 हजार वोट से, लेकिन जो भी 23 हजार वोट से या जो भी हारे थे उनको 50 हजार के करीब वोट आया था या कुछ उससे, जो भी उनको वोट जो आया था। अब एग्जैक्ट हमको वोट का नंबर ध्यान नहीं है क्योंकि अब हो गई, काफी पुरानी बात हो गई वो। तो उसमें उनको वोट तो कुशवाहा का ही मिला था। बिल्कुल। वो कुशवाहा का वोट तो उनके साथ गया था, वो वोट इस समय जेडीयू के साथ है। इस बार उस वोट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुशवाहा का कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। और बेलागंज में तो ताकत ऐसी लगी है अजीत जी कि देखिए, बेलागंज अशोक चौधरी तो लगातार ही कैंप कर रहे हैं, ललन सिंह जा चुके, विजय चौधरी पहुंच गए, तमाम लोग पहुंच गए हैं और लगातार रिपोर्ट आ रही है कि सड़क बनाने का काम टेंडर होने के पहले शुरू हो रहा है, टेंडर बाद में होगा। यदि लोगों ने समस्या रख दी है तो रातों रात काम शुरू हो जा रहा है, टेंडर होते रहेगा बाद में। ट्रांसफार्मर खराब है, हाँ ट्रांसफार्मर खराब है, कोई वेटिंग लिस्ट की बात नहीं है, पहले ट्रांसफार्मर लगाओ और जहां ट्रांसफार्मर नहीं है वहां ट्रांसफार्मर बैठाओ, किसी वेटिंग लिस्ट की बात नहीं। तो प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है कि नहीं, क्योंकि आपने कल कहा था यदि 220 सीटें जीतनी है तो ये 4 विधानसभा सीटें तो आपको जीतनी ही होगी। हाँ, तभी कोई मैसेज बनेगा आपका कि आपकी हवा चल रही है, आपकी आंधी चल रही है, आपकी लहर चल रही है। देखिए, आंधी चलेगी तभी 220 जीतेंगे। तो आंधी चलानी होगी तो आंधी तो तभी दिखेगी जब आप चारों जीते। और इसलिए यहाँ ये तो सरकार में होने का फायदा मिल रहा है जेडीयू को, और नीतीश कुमार सरकार में है तो जेडीयू अपने काम ये धड़ाधड़ करा रही है काम। लेकिन जातीय समीकरण भी देखिए तो कुशवाहा तो उसके साथ है ही, तो बेलागंज का समीकरण है जहाँ कुशवाहा तीसरे नंबर की जाति है, उसमें भी दांगी सबसे ज्यादा है जो जेडीयू के प्रति अभी कमिटेड है। तो जेडीयू का वोट तो मिल रहा है, यादव कैंडिडेट है, उसको जेडीयू का जो कुशवाहा का वोट है, जो दूसरे समीकरण के वोट है, उसका एक हिस्सा मिल रहा है। अगर वो यादव का वोट मनोरमा देवी ले जाती हैं, वो भी यादव हैं और कहीं ना कहीं उनका भी कुछ गुडविल होगा, दोनों सक्षम है। जिस तरह से अगर खुले हाथ से पैसे खर्च कर रहे हैं अगर सुरेंद्र यादव, तो उसी खुले हाथ से मनोरमा देवी पैसे खर्च कर रहे हैं। 10% भी ले गई, 20% भी ले गई तो एक्स्ट्रा ले गई ना, एक्स्ट्रा ले गई, वो तो आपके कोर वोट में से खींच लिया ना उसने, उसका तो दोहरा नुकसान होगा आरजेडी को। आरजेडी को उसका अगर 10% वोट जाता है तो नुकसान 20% माना जाएगा, क्योंकि आपसे निकल करके आपके मुख्य प्रतिद्वंदी में जा रहा है। और अगर साधनों के दम पर चुनाव होना है, पैसे खर्च करने की बात है, तो दोनों में से कोई कम नहीं है। एक तरफ मनोरमा देवी अपने निजी तौर पर भी खुले हाथ से पैसे उनके समर्थक लोग खर्च कर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है, सरकार ने संभाला ही हुआ है मोर्चा। तो उस लड़ाई में अगर ये पलड़ा उनकी तरफ झुक जाता है, जो कुशवाहा वोट को लेकर के और कुछ यादव वोट लेकर के, तो फिर एक अलग चिंता की बात होगी तेजस्वी यादव के लिए और उनकी पूरी पॉलिटिक्स के लिए, सुरेंद्र यादव के लिए भी होगी। सुरेंद्र यादव को एडवांटेज ये है कि वो लोकल एमपी भी हैं वहां के, मतलब जहानाबाद के एमपी हैं। ये बेलागंज तो गया में आता है, बेलागंज तो गया लोकसभा में आएगा, लेकिन वो जहानाबाद के एमपी हैं, तो पुराना गया डिस्ट्रिक्ट ही है ये पूरा इलाका। तो वहां का एमपी होने का एक एडवांटेज होगा सुरेंद्र यादव को। तो आपने जैसा ठीक कहा कि यादव एक व्यक्ति को जानते हैं, ऐसा भी नहीं कि भूमियारों में मत नहीं है। देखिए, सुरेंद्र यादव की ये यूएसपी रही है कि वो चाहे सांसद रहे चाहे मंत्री रहे, हर एक शनिवार और रविवार को गया में रहते हैं, मगर सम्राट भी कहे जाते हैं। और कहा जाता है कि जब शनिवार और रविवार को होते हैं तो दरबार लगा होता है, और इस दरबार का उनका खर्चा 3 से 5 लाख रुपए तो वे प्रत्येक शनिवार और रविवार को लोगों को बांट देते हैं, लस्सी भी पिलाते हैं।
तो जाति कोई भी हो, उनके रिश्ते अपने, इसलिए बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा सुरेंद्र है। यादव है। और मुसलमानों की जब हम बात करते हैं तो देखिए बेलागंज में मुसलमानों के मतों का बंटवारा त्रिकोणीय हो रहा है। ये भी नहीं कर सकते हैं कि केवल मोहम्मद अमजद की ओर ही, नीतीश कुमार की ओर भी है। इसीलिए वक्फ बोर्ड वाली बात उठाई जा रही है, गिरिराज सिंह का भाषण सुनाया जा रहा है, ये सारी बातें, क्योंकि मुसलमानों का मत यदि मतलब 3 हिस्सों में बटा, तब राजद की चिंता बढ़ जाएगी। देखिए वो ये बात अभी वहां चल रही है, हमने भी देखा। और वक्फ बोर्ड की बात ये, जैसे एमआईएम का भी एक कैंडिडेट है, वहां से चुनाव लड़ रहा है बेलागंज से, और एमआईएम वाले जो ओवैसी की पार्टी है वो लोग इस बात का ज्यादा इशू बना रहे हैं। अभी हमने उनके केंद्रीय नेतृत्व का, एमआईएम का के लीडर्स का यहाँ बयान देखा कि अगर वक्फ का बिल पास होता है तो जेडीयू और टीडीपी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। वो जेडीयू और टीडीपी पर इस बात का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इनकी मदद से बिल पास होगा। तो जाहिर है उनको एक कहीं ना कहीं आशंका होगी कि जेडीयू को मुस्लिम वोट मिलता है, और वो हम लोग चर्चा करते ही है कि मिलता है, बीजेपी के साथ होने पर भी मिलता है, तो वो पूरी तरह से चिटक जाए उसके साथ, इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी, वो आपको भी रिपोर्टर्स ने बताया होगा कि एमआईएम को वोट नहीं मिल रहा है, वहां मुसलमान का वोट निजी असर से मिल गया, मुसलमानों को हाँ, एक विकल्प मिल गया। कोई निजी असर से कहीं कुछ 1000-2000 वोट मिले वो अलग चीज है, वो तो सबको भी मिलता है। लेकिन वहां मुसलमान का वोट मोहम्मद अमजद के साथ अभी तक जाता दिख रहा है, जो प्रशांत किशोर के धनसुराज के उम्मीदवार है। और इसका कारण यह है कि मोहम्मद अमजद वहां काफी लंबे समय से सक्रिय है, बहुत अरसे से सक्रिय हैं, और ये बात सब लोग जानते हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि सुरेंद्र यादव से उनका विवाद रहा है। सुरेंद्र यादव के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, और इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हुए, क्योंकि सुरेंद्र यादव भी तो कई बार सरकार में रहे, उनकी पार्टी सरकार में रही, और लड़ाई के दौरान मोहम्मद अमजद निशाना बने। तो इसकी वजह से एक सहानुभूति भी है और एक समर्थन भी है। जिस तरह से यादवों में एक एक व्यक्ति को जान रहे हैं सुरेंद्र यादव, उस तरह से मुसलमानों में अमजद लोगों को जानते हैं, लोगों का एक रुझान अमजद के साथ है, और वो अभी तक उनके साथ है। जैसा आपने पहले कहा कि जो 8 तारीख को आखिरी जुमा होगा, उस दिन जो निर्देश निकलेगा, वहां से वो निर्देश निकलेगा। उसके बाद भी वोटिंग के समय, आखिरी समय तक, जो कत्ल की रात जिसको बोलते हैं, उस दिन तक लोग वेट करेंगे कि प्रशांत किशोर के साथ मोहम्मद अमजद के साथ और कौन सा वोट जुड़ता है। जो दूसरा वोट अगर जुड़ता है तो मुसलमान पूरी तरह से उनके साथ जाएंगे, और तब ये बड़ा बिग ब्लो जिसको बोलते हैं आरजेडी के समीकरण के लिए होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। और मोहम्मद अमजद के व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर जो नाराजगी थी, उसे प्रशांत किशोर ने अपनी ओर से माफी मांगकर खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए आरजेडी की बात हम लोग कर लिए कि मुसलमान के मतों के विभाजन को लेकर तेजस्वी यादव की चिंता, लेकिन जेडीयू की चिंता भी है कि भूमिहार सवाल पूछ रहे हैं। भूमिहार बंधुआ बनने को तैयार नहीं है, कोई भूमिहार उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार तो 2 यादव है, एक मुसलमान है, तो ऐसे में तो भूमिहार को तो एनडीए के साथ हो जाना चाहिए। सुरेंद्र यादव के निजी रिश्ते वाले भूमिहारों को छोड़ दीजिए, या उनसे जो काम लेते हैं, लेकिन भूमिहार भी सवाल पूछ रहे हैं। और भूमिहारों का सवाल पूछना, देखिए सारे लोग लगे हैं। यदि आप जगदीश शर्मा को छोड़ दीजिए, वे खामोश हैं लोकसभा चुनाव के दौरान ही, और भूमिहारों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पहुंच वाले वे ही माने जाते हैं। लेकिन ललन सिंह लगे हैं, अभिराम शर्मा लगे हैं, विजय चौधरी लगे हैं, अब देखिए अखिलेश सिंह जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और तेजस्वी की ओर से एक व्यक्ति का और इंतजार हो रहा है। उम्मीद तो इस बात की थी कि ओसामा साहब को तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि ओसामा साहब थोड़े से भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि सुरेंद्र यादव का बेटा और बिंदी यादव का बेटा, मतलब मनोरमा देवी का बेटा, दोनों ही दोस्त हैं। वे किसके पक्ष में जाएं और किसके खिलाफ में जाएं, ये एक उनके सामने बहम की स्थिति है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही जब आरजेडी में गए। लेकिन भूमिहार भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों ने कल भी जब चर्चा हम लोग कर रहे थे, हमने भूमिहार वोट को लेकर के चर्चा की थी, भूमिहार के मतदान व्यवहार को। लोकसभा चुनाव के समय जो नाराजगी हुई है ज्ञानेश्वर जी जेडीयू से, इस इलाके में खासतौर से ये जहानाबाद का जो इलाका है, वो नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। कोई ऐसा कारण नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं किया है जेडीयू ने जिससे लगे कि नाराजगी दूर हो गई है। तो नाराजगी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वोट के समय तो सारे नेता जाते ही हैं प्रचार करने, वोट मांगने, लेकिन ललन सिंह गए तो उनके साथ भी गए, जहानाबाद और पूरे इलाके के लोग गए, जो इतने बड़े नेता हैं भूमिहारों के और केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे भी आगे पीछे लंबा चौड़ा लाव लश्कर हो जाता है उनका। लेकिन वो कितना असर डाल पाएंगे, ये आप देखिए। पिछले भी विधानसभा चुनाव का हम आंकड़ा देख रहे थे, तो रामाश्रय शर्मा चुनाव लड़े थे,
और उनको 12,000 के करीब वोट आया था। लोक जनशक्ति पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, 12-13,000 वोट आया था उनको। तो वो भूमिहार का वोट था, वो उनके साथ गया था। भूमिहार पिछली बार भी जेडीयू को वोट नहीं दिया था, मतलब थोड़ा बहुत गया हो, पर्सनल असर से वो अलग चीज है, लेकिन तब भी जेडीयू को वोट नहीं गया था। आरजेडी को, जैसा आपने कहा कि सुरेंद्र यादव को जो थोड़ा बहुत वोट जाने का होता है पर्सनल बिहेवियर से, वो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर भूमिहार की नाराजगी है। तो वो भी ये इस बात का असेसमेंट कर रहा है कि अभी अगर उसको लग रहा है कि हमारा बदलाव पूरा नहीं हुआ है, विधानसभा लोकसभा चुनाव में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को हरा करके बदलाव पूरा नहीं हुआ है, इस बार भी हराना है, तब तो फिर वो ये देखेगा कि कौन जीत रहा है, जीतता हुआ पक्ष किसका है, यादव वोट टूट रहा है कि नहीं, मुसलमान वोट टूट के जा रहा है कि नहीं मनोरमा देवी की तरफ, मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव के बेटे में सीधी लड़ाई होती है, या मोहम्मद अमजद तीसरा कोण बनाते हैं और भूमिहार के जुड़ने से अमजद जीत जाएंगे। ये सब असेसमेंट करने के बाद वो लोग वोट करेंगे। वो लोग भी वो अपने आप अभी सब जगह गए, प्रशांत किशोर भी गए, उनका भी पूरा जो आपने कल ही बताया कि जो राजधानी मानी जाती है कोरमत्थु में आज ही है वही उनका कार्यक्रम हुआ। और वहां इसके पहले दो जगह ललन सिंह भी जाकर के हो ही आए हैं, अपने लिए वोट मांग। तो ये प्रशांत किशोर जो भूमिहारों की नाराजगी है लोकसभा चुनाव की, और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि उसके बाद जो अशोक चौधरी के बयान भाषण के बाद, हालांकि उसमें बहुत सफाई सब आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, वो पानी उसके बाद काफी बह गया, लेकिन उससे जो नाराजगी थी उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो उसको उभारना चाह रहे हैं, वहां जाकर के वो यादें ताजा कराना चाह रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि जितने भूमिहार है सब लोग अशोक चौधरी के साथ ही घूम रहे हैं। हाँ, तो वो तो भाई एक तो पार्टी बुनियादी रूप से जो समर्थक जो बंधुआ जिसके खूंटे से भूमिहार बंधे हैं, वो तो जेडीयू बीजेपी ही है। और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि बेटी जमात का रिश्ता है। हाँ, तो वो, लेकिन जो डैमेज हुआ है उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब ये ललन सिंह मान लीजिए घूम रहे हैं, अशोक चौधरी घूम रहे हैं, तो हम इन्हीं लोगों के खिलाफ जाकर के भूमिहारों को वहां एकजुट करते हैं कि भाई इन लोगों से आपको क्या फायदा जब आपकी राजधानी ही आपके हाथ से छिन गई, जहां के आप सबसे बड़े आप तोप बनते हैं, जहां से पूरे बिहार का निर्देश निकलता है भूमिहारों का, वहीं लगातार दूसरी बार जेडीयू ने आपको चंद्रवंशी जितवा लिया, मतलब उम्मीदवार दिया। तो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। कितना फायदा मिलेगा हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। अगर भूमिहार आता है उनके साथ, बिल्कुल अगर जाता है उनके साथ, देखिए इन मास जो है भूमिहार का आरजेडी के साथ जाना मुश्किल है, वो नहीं जाता है अनलेस कि उसकी जाति का उम्मीदवार नहीं। मनोरमा देवी के साथ जा सकता है, नाराजगी में नहीं जाता है, तो उसके पास तो प्रशांत किशोर का ऑप्शन है। और अगर वो प्रशांत किशोर के साथ जाएगा तो अपने साथ और बहुत वोट लेकर के जाएगा। ये देखिए, वो अगर आबादी कम है भूमिहार की, लेकिन वो जाएगा तो अपने साथ बहुत वोट लेके जाएगा। और प्रशांत किशोर का रिसर्च देखिए, आज जब वे कोरमत्थु में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा यह गांव शहीदों का गांव है। देखिए, अब इसकी कहानी यदि हम कोरमत्थु की कहानी कहेंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन ये भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रशांत किशोर का यह दांव तो खैर गजब है। देखिए, हम लोग बहुत दूर वहां से हमारा है, लेकिन अब कोरमत्थु के चुन्नू शर्मा के बारे में हमारे यहाँ मोतिहारी में भी सब लोग जानते हैं। तो ये जो इस तरह की उस गांव की इस तरह का एक महत्व है, वहां अगर वो लोगों को एकजुट करते हैं, तो जो जैसे कुछ दलित हो, कुछ अत्यंत पिछड़ी जातियां हो, ये सब जो उसके असर में वोट आ सकता है प्रशांत किशोर के साथ, वो ले आ सकते हैं। और अगर ताकत दिखी तो मुसलमान पूरी तरह से उनके साथ आएंगे। हालांकि मुसलमानों के बारे में हमको ये पता चला, जो आपने सबसे पहले बताया था कि पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग हैं, बाहर काफी लोग रहते हैं, तो वो बाकी जगहों के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज वहां कम हो जाता है। और दूसरी तरफ यादव के लोग अभी आए होंगे, यादव अभी उनकी आबादी बढ़ी होगी, ईद के समय मुसलमान आते हैं, वैसे छठ के समय अभी लोग आए होंगे जो यादव, और वो वोट प्रतिशत उनका बढ़ सकता है। तो सुरेंद्र यादव की स्थिति मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनोरमा देवी के पास भी अपना वोट है, लेकिन प्रशांत किशोर जो दाव चले हैं मुसलमान उम्मीदवार उतारने का, भूमिहारों की जो नाराजगी है, उसने वहां एक महत्वपूर्ण तीसरा कोण बना दिया है जनसुराज को। और अगर कुछ भी उलटफेर होता है, जनसुराज अमजद जीते हैं, मनोरमा देवी जीतती हैं, तो मुस्लिम यादव वोट का जो समीकरण है उसके ध्वस्त होने का मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। तो ये रामगढ़ और बेलागंज दोनों का मैसेज आरजेडी के लिए बहुत चिंताजनक हो सकता है आगे के लिए। चलिए, तो देखिए, रामगढ़ और बेलागंज तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए या तो सुखद होगा, नहीं तो बहुत दुखद होगा। वोटिंग 13 को होगी, नतीजे 23 को आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।